मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, क्योंकि मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस मांगता है आपको ज्यादा ज्यादा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया वो आपको दिया हुआ है कि एक विभाजन के प्रश्न में, यानी कि एक डिवीजन के क्वेश्चन में भाजक भागफल का 6 गुना है और जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो आपका 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो आपका संख्या यानी कि नंबर क्या है। ना तो हमें भाजक पता है, ना ही हमें शेषफल पता है, तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, वो यहां पर हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। यहां पर बेसिकली आपको एक फॉर्मूला, एक आपको उसको पता होने की आपको जरूरत है। वो जो फॉर्मूला यहां पर लगता है उस फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी यहां पर पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यहां पर आपको देखने को मिलता है, फॉर्मूला यहां पर आपको देखने को मिलता है, इसको याद कर लेना आप लोग। फॉर्मूला लगता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में यह आपका फॉर्मूला होता है। भाज्य होता है आपका डिविडेंड, भाजक होता है आपका डिवीजन, भागफल होता है आपका क्वोशिएंट और शेषफल होता है आपका रिमाइंडर। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपना याद होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको चुटकियों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सीटेट में ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपने ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो समझ लो आपका आंसर देखने को आपको मिल गया। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। आई होप आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक डिवीजन के, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। अभी तक तो हमें ना भाजक पता है ना भागफल पता है, तो 6 गुने का मतलब ही नहीं पड़ता। और शेषफल का दुगुना है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। यदि शेषफल यानी रिमाइंडर 6 है, अब कहा है कि जो शेषफल है वो 6 है। कितना है, जो शेषफल है वो 6 दे दिया, यानी रिमाइंडर इसने 6 दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन आ गई शेषफल की, वो शेषफल इसने कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो यहां पर पहली जो इक्वेशन आ गई, पहली एक डिजिट आ गई हमारे पास में शेषफल की आ गई कि शेषफल 6 दे दिया। और भाजक को कहा था कि जो भाजक होता है भागफल का 6 गुना होता है और शेषफल का दुगुना है। अगर शेषफल 6 है तो भाजक इसका दुगुना कितना हो जाएगा, तो दुगुना इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। भाई यही तो कहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल अगर 6 है तो भाजक कितना हो जाएगा, इसका 12 गुना हो जाएगा। और भाजक भागफल का 6 गुना है, अगर भाजक 12 है तो भागफल का 6 गुना मतलब कितना हो जाएगा, अगर ये आपका 2 गुना है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 12 यानी 12 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ गई ना। भाजक भागफल का 6 गुना है, भागफल अगर आपका 12 है, अगर सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, अगर आपका भागफल आपका 2 है और भाजक इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 12, और शेषफल का दुगुना कितना हो जाएगा, शेषफल दे रखा है 6, तो शेषफल का दुगुना हो जाएगा आपका 12। तो आपसे पूछ लिया संख्या कितनी है, नंबर कितनी है। अब इसको सोल्व कर दो। इनके बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, और यहां पर किसका साइन है, आपका प्लस का। तो सोल्व कर दो, 12 दूनी 24 प्लस या 6 का साइन है, तो 24 और 6 30, और 30 आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में समझा आपने, क्वेश्चन में करने के लिए क्या था, सिर्फ यहां पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर यहां पर आप लोग इक्वेशन को अपना पुटअप कर देना और यहां पर आपको अपना आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, बस ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन से यानी इस फॉर्मूले से आपको देखने को यहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा। इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन कई आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से संबंधित आपको बता रहा हूं, कई सारी टाइप आपको देखने को मिलती है। तो पहली टाइप आपको वो देखने को मिल गई। ये क्वेश्चन आपका, आप इसके बिना आपका मैथ का आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक आपका रेक्टेंगल से, एक आपका स्क्वायर से पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बेसिकली आपका कभी कभी एग्जामिनर अलग पूछ लेता है, कभी आपका स्क्वायर का अलग पूछ लेगा, रेक्टेंगल का अलग पूछ लेगा। मैंने इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पुटअप कर लिया, और ये क्वेश्चन 100% आना है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, 100%, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि यहां से क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, साथ के साथ इसको सोल्व भी करते जाते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका कि एक वर्ग सॉरी एक वर्ग का जो परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर है, यानी जो एक वर्ग का जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर 48 दे दिया।
ये बना दिया हमने स्क्वायर जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और इसका पेरीमीटर दे दिया भाई हमें 48 दे दिया, इसका परिमाप 48 दे दिया। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अगला देखते हैं, एक जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, इसका परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर दे दिया। ठीक है भाई, ये आपका आयत दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसका परिमाप भी क्या दे दिया आपका, इसी के बराबर दे दिया, यानी कि ये भी आपका 48 हो गया, ये भी आपका 48 हो गया। जैसे जैसे कहता जा रहा है करते जाओ। आगे दे दिया कि जो आयत की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो आयत की जो चौड़ाई होती है उससे 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब जो आयत की जो लंबाई है वो इससे कितनी है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो इस आपकी x+4 हो जाएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्वेश्चन इसने पूछा है कि वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल होते हैं, यानी जो इसके एरिया होते हैं, इन दोनों का अंतर पूछा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो देखो क्वेश्चन पूछा है बड़ा जबरदस्त कि खाली यहां पर वर्ग और आयत यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में नहीं पूछा, दोनों के जो आपके एरिया होते हैं उनके डिफरेंस के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए भाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका स्क्वायर होता है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू ए का मतलब होता है आपका साइड। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 48, तो यहां पर रख दिया हमने 48 इजिकल टू 4 इंटू ए यानी 4a। तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई, यानी साइड कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। तो अगर हम एरिया का इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी हमारी 12 है, तो 12 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो हमने स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है उसको हमने निकाल दिया, वो हमारा निकल कर आ गया 144, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आ गया। तो पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल की ओर। तो रेक्टेंगल का पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर से जब हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल कर आ जाएगी फिर हम उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वो एरिया कह रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b होता है। क्या होता है 2l+b। ये फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए, बड़े बेसिक लेवल के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू ए होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इन फॉर्मूले के बिना आप इनको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। और कंफर्म आना है आपके एग्जाम में, तो इनको तो जरूर रट लेना। ठीक है, आप कहोगे सर रोट लर्निंग तो नेगेटिव होता है, अगर इसको नहीं रटोगे तो आपका काम बेकार हो जाएगा। यहां रटना आपको जरूरी है, और छोटे बच्चों के लिए होता है, आप लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b यानी लेंथ प्लस ब्रेथ आपका। पेरीमीटर कितना है आपका, जो स्क्वायर का पेरीमीटर वही आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर हो गया आपका 48 इजिकल टू 2, लेंथ कितनी आपको दी हुई है, लेंथ जो आपको दी हुई है x और ब्रेथ दी हुई है इससे 4 गुना अधिक दी हुई है, यानी कि x+4 दी हुई है। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 48 इजिकल टू आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 के अंदर करेंगे फिर 2x प्लस 2 की 4 से करेंगे 4 दूनी 8। ठीक, अब इसको सोल्व करो दोबारा, 2x में 2x जोड़े आपके 4x प्लस 8 आ गया। ये 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 48 में से 8 गए, कितने बचे आपके 40 बचे इजिकल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 0, x की वैल्यू निकल कर आएगी 10। ये जो x आपका निकला था, ये x निकला है आपका, लेंथ निकला है आपका, क्या निकला है आपका लेंथ निकला है। ठीक है, ये जो लेंथ निकला है या ब्रेथ निकला, कोई भी मान लो, जो भी क्वेश्चन में आपका दिया हो, जो आयत की लंबाई है आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, और ये कितनी निकल जाएगी 10 प्लस x+4 यानी कि 10+4 हो जाएगी, यानी कि 14 आ जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ हमको निकल कर आ गई, लेंथ और ब्रेथ निकल कर आ गई 10 और 14 निकल कर आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 इंटू 14, लेंथ और ब्रेथ आपकी कितनी निकल कर आई 10 और 14, तो ये हो जाएगी आपकी 140 आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आया 144, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आया 140 आपका। इन दोनों का क्या पूछा था आपसे, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, इन दोनों का अंतर पूछा था। तो यहां पर डिफरेंस निकाल दो,
144 में से 140 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपके बचेंगे 4 बचेंगे। आपके कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और यहीं पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अरे यार सारा ही चला गया, ये तो पूरी मेहनत ही चली गई सारी की सारी, कलर चेंज करने के चक्कर में सारा चला गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला, उसके बाद वहां से मैंने साइड निकाली, साइड निकालने के बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, उसके बाद फिर मैंने पेरीमीटर ऑफ आपका रेक्टेंगल निकाला, वहां से अपनी लेंथ और ब्रेथ निकाली, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फिर आपस में माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जो मैंने आपको बताया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपका पूछा जाना है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और कंफर्म आता है आपके एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेक्टेंगल और स्क्वायर से कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत जो सम संख्या होती है, जो आपकी 7 जो आपकी कंजिक्यूटिव जो आपकी इवन नंबर होती है, इवन नंबर आपको पता ही हुआ है, जो आपकी 2 से जो आपकी डिवाइड हो जाती है, तो 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग यानी जोड़ 98 है। तो इस क्रम की जो आपकी तीसरी संख्या है वो आपसे पूछे क्या होगी। चलो भाई करो इसको सोल्व। तो 7 क्रमागत सम संख्याएं ले लेते हैं भाई हम आपको। तो पहली क्रमागत सम संख्या मान लो मैंने ले ली x ले ली, ठीक है, दूसरी ले ली मैंने x+2 ले ली, फिर अगली ले ली x+4 ले ली, ठीक है, फिर ले ली मैंने x+6, फिर मैं ले लेता हूं x+8, फिर मैंने ले ली x+10 ले ली। कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6, एक बची x+12 बची। तो मैंने 7 क्रमागत संख्या ले लिए जो आपकी इवन नंबर है। अब इनका क्या दिया हुआ है? इनका योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। इनका योग कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। तो इनका योग कर दो आपस में, ठीक है, इनका क्या कर दो आपस में, आपको करना है योग करना है इनका आपस में। तो योग कर दो भाई इनका आपस में आप लोग। ये कर दिया मैंने, इनका आपस में योग कर दिया आपस में। तो करो मेरे साथ इनकी काउंटिंग करो, x और x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x और 7x। कितने x हो गए? यहां पर हो गए हमारे 7x हो गए। आगे देखते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। कितने हो गए? यहां पर हो गए हमारे 42 यानी कि 42 इजिकल टू 98। कितना? 98 हमको दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, सीधा हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी 7x इजिकल टू 98 में से 42 गएंगे, कितना बचेगा? 8 में से 2 गए 6, 9 में से 2 गए 5। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 7 8 56। x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 8x की वैल्यू निकल कर आ गई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी, यानी जो सीक्वेंस है क्रम है इसकी तीसरी संख्या होगी। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या क्या है? x+4 है। कौन सी है तीसरी संख्या? x+4 है। तो x की वैल्यू कितनी निकली है? 8। तो x+4 में x की वैल्यू कितनी निकली? 8। तो 8+4 कितना हो जाएगा? 8+4 हो जाएगा 12। तो 12 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग इसको इस तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपका पूछा गया था। कभी आपको इवन नंबर दे देगा, कभी आपको ओड नंबर दे देगा, इस तरीके से एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार खूब पूछा गया आपके ऑनलाइन एग्जाम में। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पैटर्न का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पैटर्न का आपका ये पूछा गया, ठीक है, जिसमें आपको एक सीरीज को फॉलो करना होता है। एक क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछा जाता है कि एक बच्चा अगर एक टीचर किसी बच्चे में पैटर्न की भावना को या पैटर्न के कौशल को विकसित करना चाहता है तो किस प्रकार से उस कौशल को विकसित कर सकता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल और आपके जो पेडागोजी का सेक्शन होता है दोनों में आपके पूछा जाएगा। तो सामने आपकी स्क्रीन पर ये आपके पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को सोल्व करो और बताओ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर आपको क्या देखने को मिलेगा, लगाओ अपना दिमाग, देखता हूं कितना आपको दिमाग है। 5 सेकंड देता हूं आपको, देखता हूं 5 सेकंड में कौन बच्चा इसका आंसर सही देगा। 1 2 3 4 5। ठीक, कईयों ने तो वीडियो स्टॉप करके आंसर दिया होगा। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। 9 10 10 11, देखिए 9 और 1 10, 10 में एक जीरो जोड़ दी तो 10 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10। 8 2 10, 10 में एक जोड़ दिया कितना हो गया? ये हो गया 11। 7 3 10, 10 और 2 ये हो गया आपका 12। 6 4 10, 10 और 3 ये हो गया आपका 13।
तो देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है, 10, 11, 12, 13। अगला जो सीरीज का नंबर होगा वो बनेगा किसका, आपका वो बनेगा आपका 14 का बनेगा। तो देखो काउंट करके, 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो यही आपका आंसर सही हो गया। बाकी में 14 बनना है, 4 और 4 8, 8 3 12, ये नहीं बना। 5 और 5 10, 10 5 15, ये नहीं बना। 4 5 9, 9 4 13, ये नहीं बना। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। पिछली बार कोई शिफ्ट ऐसी नहीं बची जिसमें ये क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो, वरना हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, आपका पैटर्न का क्वेश्चन है, जो आपके पेडागोजी में भी पूछा जाता है, यहां भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी यहां से पूछा जाता है, एक एग्जामिनर एक पैटर्न को दे देता है, ठीक है, कि फॉलोइंग द पैटर्न। देखो अब कैसा क्वेश्चन दे देता है कि एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, इनमें बस अपना दिमाग लगाना होता है। जैसे पैटर्न को फॉलो कर देगा, इस तरीके से कोई पैटर्न दे देगा, फिर इस तरीके से दे देगा, और फिर इस तरीके से कोई पैटर्न को दे देगा, और यहां पे आपको डिवाइड में दे देगा कोई नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपकी तर्क शक्ति का यूज करके वो ये जानना चाहेगा आपको क्वेश्चन करना आता है या नहीं आता। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, बस उसमें आपको अपना दिमाग का यूज करना है और उसका आंसर सही निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको जरूर देखने को आपको मिलता है। देखो भाई, आगे आपके सीटेट वालों का बड़ा सदाबहार क्वेश्चन। जब आपका सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम में पूछा जाता था, शायद ही कोई शिफ्ट हो जहां पर ये आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, वरना हमेशा आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपका क्वेश्चन, सीटेट वालों का बड़ा शानदार क्वेश्चन, कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि बच्चों को पूछा जाना चाहता है कि बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी आती है नहीं आती। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको एक होती है आपकी फेस वैल्यू, एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू, इसको निकालने का आपको तरीका पता होना चाहिए। अंकित मान और एक आपका जातीय मान, ठीक है, नहीं सॉरी स्थानीय मान। जातीय मान तो आपके अंकित मान को ही कहते हैं। अगर मैंने एक नंबर दे दिया आपको कि 8574, अगर मैंने कहा कि इसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 5 की, तो जब किसी की भी आपको प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो जिस किसी की भी आपको प्लेस वैल्यू पूछे, उसके बाद जितने भी आपको नंबर दिए हो उनको आप लोग जीरो में कन्वर्ट कर दो। तो 5 के बाद 2 नंबर है, तो इनको जीरो में कन्वर्ट कर दो, तो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आंसर आपका ये सही हो जाएगा, यानी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 500 आ जाएगी। अगर आपसे कहे फेस वैल्यू निकालने के लिए कहे, अंकित मान निकालने के लिए कहे, जातीय मान निकालने के लिए कहे, तो फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। तो फेस वैल्यू अगर मैं 5 की निकालने के लिए कहूं, तो फेस वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 5 ही निकल कर आएगी। अच्छा, इसकी ट्रिक भी है, देखो क्या आदमी का जो फेस होता है वो कभी चेंज होता है, नहीं होता। तो फेस सेम एज इट इज आपका वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब प्लेस वैल्यू निकालने की बात आएगी, तो प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे 5 का निकालने के लिए कहे प्लेस वैल्यू, तो यहां पर 0 0 आकर इसका प्लेस आपका चेंज हो गया। इस तरीके से अब आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, आपके 25,351 और आपका 3,255। तो इसमें 5 के सभी आपको अंकित मान और आपके स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के योग आपको क्या होंगे, वो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 25,351, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, 25,351। तो एक तो नंबर ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 3,255। तो 3,255। अब इसमें निकालते हैं एक एक करके 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का क्या तरीका मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू में जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे, उसके बाद जो भी नंबर हो उनको जीरो में काउंट कर दो। तो देखिए पहले 5 की पूछिए, तो ये रहा आपका 5, ठीक। तो जब आपसे 5 की पूछिए, तो एक तो ये रहा आपका 5 इस नंबर में, एक ये रहा, एक दूसरे नंबर में ये रहा आपका 5, दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो दो आपको 4 5 आपको देखने को मिल गए। तो जब 5 के बाद कितने नंबर है आपको, 1 2 3, तो यहां पर 3 जीरो लगा दो, कितनी, 1 2 3। एक तो आपका मान ये देखने को मिल गया, यानी 5 की जो प्लेस वैल्यू है पहले नंबर की, तो ये देखने को मिल गई 5 की। इसमें एक और है 5 का नंबर ये रहा, तो इसके बाद कितने नंबर है, एक नंबर और है, तो 1 0 एक नंबर और देखने को मिल गया, ये एक नंबर और देखने को मिल गया 50, ठीक है। तो जितने नंबर भी है उसके सामने जो भी आपको नंबर देखने को मिले बस जीरो लगा दो इनका आगे, आपकी प्लेस वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आ गई, ये हमारी निकल कर आ गई, हमारी प्लेस वैल्यू हमारी निकल कर आ गई।
अब हमें निकालनी है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछी जाती है वो हमेशा वही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसमें देखिए किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 5 की, तो 5 दो बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी 5 एक बार और 5 दो बार, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फेस वैल्यू, हो जाएगी, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। अब करते हैं दूसरे नंबर को सोल्व। तो इसमें पहले निकालते हैं 5 की प्लेस वैल्यू। तो 5 के बाद एक जीरो है, तो भाई ये लगा दिया हमने 5 के बाद एक जीरो, तो पहले वाले की आगे प्लेस वैल्यू 50 आ गई। अब दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू ये बेचारा खाली है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दो, तो ये आ गई पहले नंबर की आपकी प्लेस वैल्यू, इसकी आ गई। अब इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 बार इसमें भी 5 है, तो इसकी भी क्या रहेगी, तो 2 बार 5 इसके भी अंदर आ जाएगा, तो ये आपकी फेस वैल्यू इसकी भी आ गई, ठीक है। क्या आ गई, 2 बार इसकी फेस वैल्यू आ गई। तो देखिए हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों निकाल ली। अब एग्जामिनर हमसे जोड़ करने के लिए कहे, घटा करने के लिए कहे, गुणा करने के लिए कहे, जो भी करने के लिए कहे, अब हम उसको कर देना है। अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या कहिए भाई साहब ने हमसे, इनका योग पूछा है, यानी एडिशन पूछा है, तो इनका एडिशन कर दो भाई। अब 5000 में 50 जोड़े कितना हो गया, 5050 हो गया, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया, 5 और 5 हो गया 10 हो गया। 50 में 5 जोड़े कितना हो गया, 55 हो गया। उसके अलावा 5 में 5 जोड़े ये आपका 10 हो गया, तो इनको जोड़ दो। ये आ गया आपका 5, 5 और 1 6, 6 5 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, हासिल का लग गया 1 और 6 6125, ठीक है। नहीं 5125, सॉरी 5000, ये हासिल का तो एक आ गया ना, तो 5125, तो 5125 फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चन को। प्लेस वैल्यू जब भी पूछे उस नंबर के आगे आप लोग 0 लगा दो, और फेस वैल्यू उस नंबर का हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में एक आपको टॉपिक दिया हुआ है पासे के नाम से, ठीक है। क्या टॉपिक दिया हुआ है आपको, पासे के नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो बेसिकली पासे से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बस उसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो पासे से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। यार पोल वोल के चक्कर में रहने दो, तो एक बार आप सोल्व करते जाओ, ठीक है। तो अपने रजिस्टर में लिखते जाइए, पोल से डिस्टर्बेंस होती है। देखिए पासे से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार से अंक लिखे हैं, कोई नंबर लिखे हैं। वह एक वास्तविक पासे को फेंकती है। पासा आप लोगों ने देखते हैं ना, जो शकुनी मामा फेंकते हैं, और जिसने जो हरा दिया था फिर सभी को, तो शकुनी मामा ने करवा दिया था महाभारत का युद्ध। हालांकि कई फैक्टर थे महाभारत के युद्ध कराने में, तो वही पासे की बात हो रही है यहाँ पर, जो शकुनी मामा ने फेंका था। और कागज पर उन संख्याओं में क्या काम करती है, रंग भरती है, ठीक है। जो पासे फेंकती है तो क्या काम करती है, फिर उनमें रंग भरती जाती है। और जो पासे पर आई संख्या के जो गुणज है, यानी जो फैक्टर है, यदि वह संख्या क्या है 1 2 5 और 7 को नहीं रंगती है, तो पासे पर आए अंक को आपको पहचानना है। तो बताओ आपको क्या होगा। देखिए जब पासे फेंके जाते हैं तो पासे पर कितने नंबर आते हैं, पासे पर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 करके पासे पर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। अब उसने कह दिया कि यदि वह संख्या 1 2 5 और 7 को नहीं रंगती, तो 7 तो होता नहीं है, तो 1 2 5 को नहीं रंगती, बचा कितने, आपका 3 बचा, आपका 4 बचा और 6 बचा, ये बच गया। इनको तो नहीं रंगती हो, तो इनको रंगेगी, यानी जो संख्या आएगी इनके गुणज जो आपके आएंगे, तो इनसे संबंधित आपका यहां पर आंसर देखने को मिलेगा। ये तो आपका कंफर्म हो गया। जो बच्ची यहां पर जो रंगेगी, जो अपर्णा है, ठीक है, बच्ची है ना, कभी मैडम हो नहीं, अब ये तो पता नहीं कौन सी है, जो भी होगी यहां पर, ठीक है। तो इनको रंगेगी। तो बेसिकली 3 4 और 6 के फैक्टर अब आपको यहां पर देखने हैं, क्योंकि यहां पर उसने क्लियर कह दिया कि 1 2 और 5 को वो यहां पर नहीं रंगती है। तो जो पासे पर आए जो अंक है, अब पासे पर भाई अंक कौन से बच गए, 1 2 5 तो हट गए, तो 3 4 और 6 बचे। अब 3 4 और 6 के फैक्टर देख लो, यानी वो नंबर देख लो जो इनसे आपके कट रहे हैं। देखो 3 और 4 6 के देख लो, 7 1 5 तो आपके यही कट गए। देखो 15 देख लो, 3 से भी जाएगा आपका, 18 से भी जाएगा, 4 से आपका कोई नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से कोई नहीं कटेगा, 6 से आपका 18 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। तो सीधा सा क्या मतलब बचा आपका, 3 ही आपका एक ऐसा नंबर बचा जिसका आपके फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आंसर से होगा। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं करा, कोई कॉपी पर अपना पेन नहीं चलाया, सिर्फ मैंने ऑप्शन से इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। किसको सोल्व कर दिया, ऑप्शन से कर दिया। भाई उसने क्या काम करा, 1 2 5 और 7 को नहीं रंगती,
तो 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, इसको नहीं रंगती, तो बचा क्या 3। तो मैंने देख लिया 3 के फैक्टर है या नहीं है, तो 18 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 के फैक्टर आ रहा है, 7, 1 और 5 को उसने मना कर दिया। तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, मैं क्यों अपने पेन को चलाऊं एग्जाम के अंदर, जब सीधा ही आंसर निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है आपके पासों से। तो पासे वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया।